and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ये टॉपिक नंबर 6 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से। इस टॉपिक में जो पॉइंट्स हमें कवर करने हैं वो इस तरह से हैं: प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन, फिर वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। तो ये जो पहले के इतने टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, पहले वाले वीडियोस में। यदि आपने पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दी आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। आज जो हम पढ़ेंगे वो है वाटर पोटेंशियल, प्लाज्मोलाइसिस एंड पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। तो ये 3 पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ जो है वाटर पोटेंशियल। बट पहले पॉइंट के जाने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा क्या था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रूट हेयर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है। सभी के सभी वाटर जो सॉइल में प्रेजेंट है वो रूट हेयर के लिए अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर ही रूट हेयर के लिए अवेलेबल होता है। और ये रूट हेयर कैपिलरी वाटर को ये 3 प्रोसेसेस थ्रू जो है एब्जॉर्ब करता है। ये तीनों प्रोसेसेस सिक्वेंशियली होते हैं, मतलब एक के बाद एक। पहला होता है इम्बिशन, दूसरा डिफ्यूजन, तीसरा ऑस्मोसिस। हमने ये 3 प्रोसेस डिटेल में देखे थे। उसी के साथ साथ देखा था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। तो ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं ये कंपैरिजन से कहे जाएंगे। तो यदि मैंने आपको एक ग्लास में वाटर दिया और वो प्योर वाटर है, ठीक है, दूसरे ग्लास में मैंने आपको दिया है वाटर जिसमें शुगर मिक्स है, तो शुगर प्लस वाटर मतलब कोई सॉल्यूट मिक्स है, ठीक है, और पहले केस में सिर्फ प्योर वाटर है। तो जो पहला वाटर है वो हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। अभी मतलब इसमें ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, इसलिए क्या होगा, हाइपोटोनिक। दूसरा होगा शुगर प्लस वाटर, वो हाइपरटोनिक, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। सपोज मैंने अब आपको 2 गिलास वापस दिए जिसमें सेम कॉन्सेंट्रेशन वाले वाटर है, जिसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो हो जाएगा आइसोटोनिक। तो आप समझ गए होंगे हाइपो मींस लो, मतलब वो ऑलमोस्ट उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का। हाइपर मींस ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, आइसो मतलब दोनों का सेम। अब ऑस्मोसिस भी 2 टाइप के होते हैं। एक्सो ऑस्मोसिस, सेल से यदि वाटर बाहर सराउंडिंग में जा रहा हो तो वो हो जाएगा एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस मतलब सराउंडिंग से वाटर जो है सेल में जा रहा हो तो हो जाएगा एंडो ऑस्मोसिस। अब हम आज के पहले पॉइंट के साथ शुरू करेंगे जो है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल होता क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से हर एक कंपोनेंट जो सिस्टम में प्रेजेंट होता है उस हर एक कंपोनेंट के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी होती है। तो जितने भी कंपोनेंट जो है सिस्टम में प्रेजेंट है, जैसे सॉल्यूट हुए, सॉल्वेंट हुए, रूट हेयर में जो जो चीजें प्रेजेंट है, उस सब में एक फिक्स अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी है। और ये फिक्स अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी यूज होता है वर्क करने के लिए। अब जो ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर है, जिससे वाटर सराउंडिंग से रूट हेयर में जा रहा है बाय ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर या ये ऑस्मोसिस इस फ्री एनर्जी के वजह से ही हो रहा है। ये फ्री एनर्जी जो वाटर में प्रेजेंट है, जो रूट हेयर में प्रेजेंट है, और उसकी वजह से ये ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है और रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल केमिकल सिस्टम में कहलाता है केमिकल पोटेंशियल।
तो कोई भी केमिकल सिस्टम है, सपोज हम दो रिएक्शन कर रहे हैं A प्लस B, ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो एक मॉलिक्यूल A का है, उस एक मॉलिक्यूल A के पास कितना फ्री एनर्जी है वो कहलाएगा केमिकल पोटेंशियल। जो ये केमिकल पोटेंशियल वाटर का होता है उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। तो हमारा टॉपिक क्या था? वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल ये वर्ड का मीनिंग क्या है? जो केमिकल पोटेंशियल वाटर में प्रेजेंट है या फिर जो फ्री एनर्जी आपके एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में प्रेजेंट है उसे कहोगे आप वाटर पोटेंशियल। ये रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर साई से, जिसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। वाटर पोटेंशियल जो है प्रोटोप्लाज्म का वो इक्वल होता है, बट साइन में अपोजिट होता है डीपीडी, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो क्या था डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट? यदि आप भूल गए होंगे तो मैं बता देती हूँ। प्योर सॉल्वेंट में एक जो है डिफ्यूजन प्रेशर है, ठीक है, और उसके बाद जो सेल के अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट में जो है एक डिफ्यूजन प्रेशर है। बट हमें पता है प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है, और ये दोनों का जो डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस है वो होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, तो वाटर जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है रूट हेयर का, हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये रूट हेयर है। रूट हेयर के जो सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट है वो ज्यादा, मतलब उसमें सॉल्यूट नहीं होता, ऑलमोस्ट प्योर होता है, तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है। और अंदर वाले वाटर जो रूट हेयर के अंदर प्रेजेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है और उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम है, और यहाँ जनरेट होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो जो वाटर पोटेंशियल है, जो ये वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर प्रेजेंट है, इनका जो फ्री एनर्जी जो पोटेंशियल है वो डिफ्यूजन प्रेशर को इक्वल होता है। तो यहाँ पे याद रखें, आपका वाटर पोटेंशियल डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को इक्वल होता है, बट साइन अपोजिट होती है, और इसलिए ये इसको वाटर पोटेंशियल को हमेशा नेगेटिव वैल्यू होता है। वाटर पोटेंशियल का जो यूनिट है वो बार्स है, पैसल्स है और या फिर एटमॉस्फेयर है। बट याद रखें, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है वो 0 है, और जैसे जैसे आप सॉल्यूट प्योर वाटर में ऐड करोगे उसका वाटर पोटेंशियल दैट इज साई डिक्रीज होता जाएगा, मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाएगा। तो याद रखिए, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? 0, उसमें कोई फ्री एनर्जी नहीं होती। पर जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करते हो उधर जो है वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उसमें नेगेटिव वैल्यू आने लगता है और वो इक्वल होने लगता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को विद अपोजिट साइन, और उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब डीपीडी जो हम अब तक पढ़ रहे थे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, उसको अब हम वाटर पोटेंशियल के नाम से जानेंगे, क्योंकि दोनों भी इक्वल वैल्यू है विद अपोजिट साइड। ओपी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर को अब हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहेंगे। टीपी दैट इज टर्गर प्रेशर को हम प्रेशर पोटेंशियल कहेंगे, और टर्गर प्रेशर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के साथ होता है। तो टर्गर प्रेशर कौन सा प्रेशर था? जब एंडोऑस्मोसिस होता था और सेल के अंदर जब लिक्विड भर जाता है तो अंदर से वो फूला सा हो जाता है, टर्जिट हो जाता है, और वो सेल वॉल की तरफ एक प्रेशर जनरेट करने लगता है, और इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। अब जो वाटर है वो हमेशा फ्लो होगा फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल। तो वाटर का फ्लो कैसा होता है? हमेशा वाटर किस मूवमेंट में फ्लो होता है? वाटर हमेशा लेस नेगेटिव जो है, लेस नेगेटिव पोटेंशियल से हमेशा मूव करेगा मोर नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। अब इसको हम ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि लेस नेगेटिव है वाटर का वैल्यू, मतलब वो वाटर में कम सॉल्यूट है, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। जैसे जैसे आप वाटर में सॉल्यूट ऐड करते जाओगे तो उसका जो है वाटर पोटेंशियल मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाता है। तो बाहर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, रूट हेयर है जो हमारा, उसके बाहर जो सराउंडिंग में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है।
लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है मतलब उसमें सॉल्यूट कम है, मतलब उसमें लेस नेगेटिव पोटेंशियल है। और जो रूट हेयर के अंदर ये वाला वाटर है, ये रूट हेयर के अंदर वाले वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब मोर नेगेटिव पोटेंशियल है, इसलिए वाटर सराउंडिंग से रूट हेयर में मूव होगा, मतलब लेस नेगेटिव पोटेंशियल से मोर नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, मतलब हाई वाटर पोटेंशियल एरिया से लो वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ। अब ये जो डिफरेंस है वाटर पोटेंशियल का, ठीक है, ये जो डिफरेंस है वाटर पोटेंशियल का सिर्फ सराउंडिंग से रूट हेयर में घुसने तक नहीं है, रूट हेयर से दूसरे सेल्स में जाने के लिए भी ये वाटर पोटेंशियल का ही हेल्प लेते हैं। क्योंकि जो रूट हेयर है, एक बार रूट हेयर में वाटर घुस गया, उसके बाद जो भी सेल्स आते हैं उनके अंदर भी वाटर पोटेंशियल जो है वो हो जाता है मोर नेगेटिव। और जिसकी वजह से यहाँ पे जो मोर नेगेटिव हो गया, एक बार रूट हेयर में वाटर घुस गया, अब उसके साइड वाले सेल में मोर नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, तो फिर वाटर नेक्स्ट साइड वाले सेल में जाएगा, साइड वाले सेल में जैसे वाटर घुसा उसके नेक्स्ट वाले सेल में मोर नेगेटिव पोटेंशियल है तो वाटर नेक्स्ट वाले सेल में जाएगा एंड सो ऑन। तो ये जो डिफरेंस है वाटर पोटेंशियल का एडजेसेंट सेल्स के बीच में, मतलब एक के बाद एक सेल्स के बीच में, वो हेल्प करता है वाटर को मूव होने के लिए थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा अक्रॉस द सेल। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा एक तरह का गेट होता है जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। सपोज ये एक लेयर ऑफ सेल है, उसके बीच में ऐसा एक ओपनिंग होगा और उसके बाद फिर दूसरा सेल होगा, फिर उस सेल के बाद भी एक छोटा सा ओपनिंग होगा, और ये ओपनिंग जो है एक सेल से दूसरे सेल में वाटर को अलाउ करेगा जाने के लिए, और ये ओपनिंग दैट इज गेट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो वाटर जो है प्लाज्मोडेस्माटा दैट इज गेट थ्रू कैसे पास होता है? क्योंकि हर एक एडजेसेंट सेल में एक डिफरेंस क्रिएट होता जाता है वाटर पोटेंशियल का, जिससे वाटर एक सेल से दूसरे सेल में पास होता जाता है। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन, तो पहला है कि कैपिलरी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। यदि कैपिलरी वाटर नहीं होगा या कम होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा फैक्टर है कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सॉइल का टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉइल का टेम्परेचर यदि 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा तो वाटर जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होते हैं सॉइल वाटर में, वो रिड्यूस कर देते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यदि रूट हेयर के बाहर ही जो वाटर प्रेजेंट है उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब वो हाइपरटोनिक है वो वाटर, तो क्या होगा? हाइपरटोनिक होने की वजह से जो वाटर पोटेंशियल है वहां पे उस प्रॉपरली क्रिएट नहीं होगा, वहां ऑस्मोसिस के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो डीपीडी है वो भी प्रॉपरली जो जनरेट नहीं होगा। और ये सब चीजों की वजह से जो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है सॉइल में, यदि वो ज्यादा हो, मिनरल्स ज्यादा हो, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है यदि सॉइल ठीक से एरेटेड नहीं होगा, मतलब उसमें ठीक से हवा नहीं जारी होगी, उसमें जो है ठीक से एयर पास नहीं हो रहा होगा, और उस केस में भी उस सॉइल में जो भी रूट प्रेजेंट है वो ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन होता क्या है हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे, बट जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स याद रखना है जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस होता क्या है? तो जो एक्सोऑस्मोसिस है कोई भी लिविंग सेल का, जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किए जाते हैं उसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसका मतलब यह है, सपोज आपने एक पोटैटो का टुकड़ा लिया, ठीक है, एक आलू लिया और आलू को कट कर लिया एक स्लाइस में। अब उस आलू के स्लाइस को एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वाटर में रखा, मतलब एक वाटर जिसमें बहुत ज्यादा नमक और पानी है। तो ठीक है, तो बाहर का सोल्यूशन कैसे हो गया? बाहर का सोल्यूशन सॉल्ट प्लस वाटर है। ठीक है, तो बाहर का सोल्यूशन क्या हो गया? हाइपरटोनिक, क्योंकि बाहर के सोल्यूशन में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है।
पोटैटो के स्लाइस में उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा, पोटैटो जो है बाहर का पानी अंदर खींचने के बजाय अब वो अंदर का पानी बाहर की तरफ देने लगेगा। ठीक है, वो अंदर का पानी बाहर की तरफ देने लगेगा, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और हमेशा मूवमेंट कैसे होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ। इसलिए पोटैटो के अंदर का पानी बाहर जाने लगेगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे होने लगता है एक्सोऑस्मोसिस, मतलब सेल से सराउंडिंग में जो है वाटर जाने लगता है, सेल से सराउंडिंग में जाने लगता है। और ये कब होता है, जब बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता है। अब जब सेल का जो है पानी बाहर आ गया है, तो जो सेल जो था, प्रोटोप्लास्ट जो था अंदर, वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, सिकुड़ा सा हो जाएगा, जिससे वो सेल वॉल से दूर चला जाएगा। तो सपोज ये आपका सेल वॉल है, ये अंदर का सेल है, वो श्रिंक हो गया है और श्रिंक होने की वजह से वो देखिए सेल वॉल से दूर चला गया है। और इस तरह के सेल को हम कहेंगे फ्लैसिड। किसमिस, जब वो अंगूर रहता है तो अंदर का सेल टर्जिड रहता है, तो फूला फूला सा होता है, बट जैसे ही आप उसको किसमिस बना दीजिएगा, अंदर का वाटर निकाल लीजिएगा उस ग्रेप्स के दाने से, तो फिर वो फ्लैसिड हो जाएगा, सिकुड़ा सिकुड़ा सा हो जाएगा। कोई भी प्लाज्मोलाइज सेल में, मतलब उस सेल में जिसमें एक्सोऑस्मोसिस हुआ है, उस सेल में एक गैप जनरेट हो जाता है बिटवीन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। तो अभी हमने देखा है ये अंदर का सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में ये गैप जनरेट हो गया है। देखिए रेड एरो मैंने ड्रॉ किया है, तो सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में गैप जनरेट हो गया है। इस गैप को कौन फिल करता है, इस गैप को कुछ अमाउंट ऑफ आउटर सोल्यूशन फिल कर देता है। अब इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल में टीपी दैट इज टर्गर प्रेशर 0 है, क्योंकि अंदर का जो है आपका जो अंदर का प्रोटोप्लास्ट है वो कोई भी प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा है सेल वॉल पे, क्योंकि वो खुद ही पूरा एम्प्टी और सिकुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पे टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है, 0। यदि आप इस तरह के सेल को, जिसका अभी जो है एक्सोऑस्मोसिस करके आपने प्लाज्मोलिसिस कर दिया, एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा सा कर दिया, यदि आप उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते, मतलब ये आलू जो अब एकदम सिकुड़ गया है, उसका सारा पानी जो है बाहर जा गया है, अब उसको आप एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दे, मतलब एक ऐसे सोल्यूशन में सिकुड़े हुए आलू को रख दे जहां बाहर प्योर वाटर हो, हाइपोटोनिक हो, मतलब वाटर में बहुत कम सॉल्यूट हो, तब वहां पे एंडोऑस्मोसिस होने लगेगा। एंडोऑस्मोसिस होने लगेगा मतलब अब पानी बाहर का अंदर जाने लगेगा, क्योंकि बाहर का पानी अब क्या हो गया है, हाइपोटोनिक। तो अब बाहर से जो है सराउंडिंग से सेल में जाने लगेगा, तो अब वहां पे एंडोऑस्मोसिस होगा, मतलब अब उसी सेल में सराउंडिंग से वाटर जो है सेल में जाने लगेगा। तो एक किशमिश को आप रख दीजिए पानी में थोड़ी देर के लिए, दूध में, थोड़ी देर बाद देखिए फूला फूला सा हो जाता है, क्योंकि उसमें एंडोऑस्मोसिस हो रहा था, सराउंडिंग से वाटर जा रहा था सेल में। और इस प्रोसेस को कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस, मतलब अपोजिट ऑफ प्लाज्मोलिसिस। अब डीप्लाज्मोलिसिस या एंडोऑस्मोसिस के बाद टर्गर प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल हो जाता है, क्योंकि अंदर का जो है प्रोटोप्लास्ट वो फूला सा हो जाता है, वो सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है और वहां पे जो है टर्गर प्रेशर जनरेट होता है, और वो टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल होता है। बट इस केस में डीपीडी दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट 0 हो जाता है। नेक्स्ट है पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, मतलब वाटर इपिब्लेमा से जाइलम तक कैसे पहुंचता है, तो वो हम देखेंगे कि उसका पाथ क्या है वाटर का। तो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू रूट हेयर, और हमने पिछले वीडियो में देखा है 3 सीक्वेंशियल प्रोसीजर से एब्जॉर्प्शन होता है। पहला है इम्बिशन, दूसरा है डिफ्यूजन, तीसरा है ऑस्मोसिस। और इसके बाद रूट हेयर क्या हो जाता है, टर्जिट हो जाता है, कि उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, उसके सेल्स भरे भरे से हो गए हैं, तो सेल्स बिकम हो जाते हैं टर्जिट। टर्जिट होने की वजह से टर्गर प्रेशर अंदर का इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अंदर का प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल पे एक प्रेशर जनरेट करने लगता है, और जैसे टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है डीपीडी दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो याद रखें टर्गर प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो डीपीडी डिक्रीज होगा। अब ये तो हो गया
पर इसके वजह से क्या हुआ है, जो रूट हेयर के बाद वाला तुरंत वाला सेल है, तो रूट हेयर के बाद तुरंत देखिए यहाँ पे रूट हेयर है, ये रूट हेयर ने क्या किया है, बाहर से वाटर एब्जॉर्ब किया है, यहाँ पे इसका टीपी इंक्रीज हो गया है और डीपीडी डिक्रीज हो गया है। बट उसके बाद तुरंत एक सेल है, करेक्ट। अब उस सेल में क्या हो रहा है, उसके बाद तुरंत जो कोर्टिकल सेल्स होते हैं उसमें डीपीडी तो ज्यादा है, बिकॉज वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले सेल में क्या प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वाले सेल में यहां तक पानी अभी आया है, ठीक है। तो अब उसके नेक्स्ट वाले सेल में, वहां नेक्स्ट वाले सेल में क्या है, डीपीडी ज्यादा है। यहां तक तो डीपीडी कम हो गया क्योंकि टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया, बट उसके बाद वाले सेल में यहाँ पे डीपीडी दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज्यादा है क्योंकि वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। अब उसकी वजह से क्या होगा, ये नेक्स्ट वाला सेल वाटर को अपनी तरफ खींचेगा और वो टर्जिट रूट हेयर से वाटर को खींच लेगा। तो अभी ये रूट हेयर क्या था, टर्जिट था, फूला फूला सा था, इसमें बहुत सारा पानी आ गया है जिसकी वजह से उसका डीपीटी डिक्रीज हो गया है। बट उसके बगल वाले सेल का डीपीटी ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, अब उसे पानी चाहिए, तो क्या करेगा, सारे पानी को अपनी तरफ खींचेगा इस वाले टर्जिट रूट हेयर से, और रूट हेयर अब हो जाएगा फ्लैसीड क्योंकि अब रूट हेयर का पानी जो है वो चला जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे रूट हेयर फ्लैसिड हो जाएगा और रूट हेयर से सारा पानी किसके पास चला गया, नेक्स्ट वाले कॉर्टिकल सेल्स के पास, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है वो होता रहेगा। अब क्या हो जाएगा, कॉर्टिकल सेल टर्जिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, कॉर्टिकल सेल ने वाटर ले लिया, अब वो टर्जिट हो जाएगा और रूट हेयर हो जाएगा फ्लैसिड, मतलब उसने जो है अपना सारा पानी कॉर्टिकल को सेल को दे दिया। अब रूट हेयर फ्लैसिड हो गया, इसलिए वो क्या करेगा, सराउंडिंग से वापस वाटर लेगा। अब सराउंडिंग से रूट हेयर वाटर लेगा, पर जो वाटर अब कॉर्टिकल सेल में आ चुका है, जो वाटर अब यहाँ पे कॉर्टिकल सेल में आ चुका है, अब वो वाटर जो है इनर कॉर्टिकल सेल उसे खींचेगा क्योंकि अब इनर कॉर्टिकल सेल का डीपीटी ज्यादा है, कॉर्टिकल सेल का डीपीटी कम है और कॉर्टिकल सेल अब टर्जिट हो गया है, तो अब इनर कॉर्टिकल सेल वो पानी खींच लेगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा एक सेल से दूसरे सेल तक जब तक वाटर जो है जाइलम को होते हुए दूसरे ऑर्गन्स तक ना पहुंच जाए। इसलिए जो ग्रेडियंट ऑफ सक्शन प्रेशर है जिसे हम डीपीडी कहते हैं, वो डेवलप होता है एक सेल से दूसरे सेल तक, मतलब सेल ऑफ इपीब्लामा से लेके कॉर्टेक्स ऑफ रूट तक। अब ये जो ग्रेडियंट ऑफ सक्शन प्रेशर दैट इज डीपीडी, ये हेल्प करता है वाटर को मूव होने के लिए जल्दी जल्दी से रूट के अंदर, जिसके अंदर एक्चुअली रूट के अंदर जो ये कॉर्टेक्स सेल्स है ना, ये कॉर्टेक्स सेल्स ये बहुत लूजली अरेंज होते हैं, इनके बीच में देखिए गैप है, ये बहुत लूजली अरेंज होते हैं, मतलब वो एकदम टाइटली एक दूसरे को अरेंज नहीं होते हैं जैसे सॉलिड्स होते हैं, तो एकदम लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं वाटर को एक सेल से दूसरे सेल तक मूव होने तक, ठीक है। और फिर फॉलोड बाय पैसेज सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस। फिर क्या होता है, एक बार रूट हेयर ने पानी ले लिया, यहाँ पे एक बार रूट हेयर ने पानी ले लिया, रूट हेयर के बाद पानी गया एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से रूजली हेड कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से फिर जो जाएगा जाइलम में एंड सो ऑन। और ये सब पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे जो है डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इंक्रीज होते जा रहा था और फाइनली वाटर पहुंच जाएगा सेल ऑफ पेरिसाइकल में। सेल ऑफ पेरिसाइकल के बहुत क्लोज होता है प्रोटोजाइलम, जो सेल ऑफ पेरिसाइकल से वाटर ले लेता है। तो वापस में ये जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अभी तक हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि रूट हेयर के बाहर वाटर प्रेजेंट है जो हाइपोटोनिक है, ठीक है, वहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। फिर ऑस्मोसिस, इंडिशन और डिफ्यूजन, ये सारे प्रोसेसेस से जो है वाटर जो है रूट हेयर में घुसा, रूट हेयर टर्जिट हो गया है, रूट हेयर टर्जिट हुआ है, डीपीडी उसका डिक्रीज हो गया है। बट साइड वाले जो सेल्स हैं उसका तो डीपीडी तो ज्यादा है क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो वो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, रूट हेयर वापस अपना सारा वाटर लॉस कर देगा, तो वापस रूट हेयर वाटर अंदर लेने लगेगा। अब वाटर यहाँ पे आ गया है, अब वो धीरे धीरे कॉर्टेक्स सेल पे जाएगा क्योंकि कॉर्टेक्स सेल का अब डीपीडी जो है ज्यादा है और इसका डीपीडी अब कम हो गया है, ये टर्जिट हो गया, तो वाटर अब यहाँ से यहाँ पे मूव होगा और ऐसे ही मूव होते होते वाटर जो है पेरिसाइकल मतलब इस लेयर तक आएगा। पेरिसाइकल के तुरंत बाद ये आपका जाइलम प्रेजेंट है, ये रीजन देख रहे हो, ये वाला रीजन है जाइलम जो एग्जैक्टली पेरिसाइकल के बाद प्रेजेंट, और पेरिसाइकल से फिर जाइलम वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा।
अब ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। क्यों? और ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि डीपीडी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, वो जनरेट होता रहता है। और ये कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो लिविंग सेल ऑफ रूट में जनरेट होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वहां पे वाटर का मूवमेंट चल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है लिविंग सेल ऑफ रूट में जनरेट हो गया, और उसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम क्या कहेंगे? रूट प्रेशर। और इस रूट प्रेशर के वजह से जो वाटर है वो पेरिसाइकल से इज नॉट फोर्स्ड इनटू जाइलम, ठीक है। इस रूट प्रेशर की वजह से वाटर जो है पेरिसाइकल से जाइलम के अंदर फोर्स नहीं किया जाता, मतलब फोर्स किया जाता है, और उसकी वजह से फिर उस आगे भी वाटर जाइलम से अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर प्लांट तक जाता है। तो रूट हेयर से पहले वाटर कहाँ गया? जो है पेरिसाइकल में, पेरिसाइकल से जाइलम में गया, और जाइलम थ्रू वो प्लांट के ऊपर वाले पार्ट्स तक गया है, ठीक है। अब जो पाथवे है वाटर का थ्रू रूट, वो दो तरह से हो सकता है, मतलब जो वाटर प्रेजेंट है सराउंडिंग में, वो रूट को फॉलो करके ऊपर प्लांट तक दो तरह से जा सकता है। एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। तो पाथवे कितने टाइप के होंगे जिससे वाटर प्लांट के अंदर जाइलम तक घुसता है? पहला एपोप्लास्ट, दूसरा है सिम्प्लास्ट। जब कुछ अमाउंट ऑफ वाटर पास होता है रूट को थ्रू सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल, क्यों सेल वॉल से पास हो सकता है? क्योंकि वहां पे सेल वॉल में भी कुछ स्पेसेस हैं और कुछ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं कॉर्टिकल ऑफ सेल्स ऑफ रूट में। यदि उसके थ्रू वाटर जो है रूट हेयर के अंदर घुसा है और उसके थ्रू फिर जाइलम तक पहुंचा है, तो उसे हम कहेंगे एपोप्लास्ट। और इस पाथवे को होने के लिए जो है अकर अप टू एंडोडर्मिस, ये पाथवे एपोप्लास्ट वाला सिर्फ एंडोडर्मिस तक होता है। एंडोडर्मिस के बाद ये पाथवे नहीं हो पाता है, वहां स्टॉप हो जाता है, और फिर एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आगे वो डायग्राम में वापस आपको ये सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। बट जब वाटर जो है पास होता है एक लिविंग सेल से दूसरे लिविंग सेल में थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब जो गेट ओपनिंग था, मैंने बताया था ना, दो सेल के बीच, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, फिर ये तीसरा सेल है, उनके बीच में एक गेट का ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग। तो ये ओपनिंग को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। यदि वाटर इस गेट थ्रू पास होगा एक सेल से दूसरे सेल में, तो उसे कहेंगे हम सिम्प्लास्ट पाथवे, और उसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली ट्रांसमेम्ब्रेन पास होके एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। तो सिम्प्लास्ट पाथवे दो तरह से होता है, सेल रूट हेयर में जो वैक्यूलर है उसके थ्रू, या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन। तो ये डायग्राम से मैं ठीक से एक्सप्लेन करती हूँ एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट होता क्या है। तो बाहर जो है वो वाटर प्रेजेंट है, ये सारा वाटर है। अब ये वाटर है जो ये पूरा रूट है, ये जो डायग्राम है ये पूरा रूट है। पहले है एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद जाइलम। तो वाटर को कहां जाना है? जाइलम तक जाना है। तो वाटर दो तरह से जा सकता है। वाटर आइदर जो है सेल वॉल को क्रॉस करते हुए जाएगा, तो पहले यहाँ पे जो है वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, देखिए जहां मैं एरो दिखा रही हूँ, वो सेल वॉल में घुसा, एपिडर्मिस के सेल वॉल से कॉर्टेक्स के सेल वॉल में, कॉर्टेक्स के सेल वॉल से एंडोडर्मिस के सेल वॉल में, बट यहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। एंडोडर्मिस के बाद वाटर जो है आगे नहीं जा पाता, क्योंकि वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाता है। तो एंडोडर्मिस के सेल वॉल में एक वैक्सी लेयर होता है जो वाटर को परमिएबल नहीं होने देता, उसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। और यहां तक वाटर आने के बाद एक प्रेशर जनरेट होता है और फोर्सफुली वाटर को अंदर एंडोडर्मिस में पुश कर दिया जाता है। फिर वाटर जो है सेल के अंदर से अब पेरिसाइकल में घुसता है। तो वाटर जो है सिर्फ सेल वॉल थ्रू घुसता है सिर्फ एंडोडर्मिस तक, एंडोडर्मिस के बाद उसे सेल थ्रू ही घुसना पड़ता है पेरिसाइकल में। तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है उसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट, जहां पे वाटर जो है सेल वॉल थ्रू जो है रूट के अंदर घुसा है, बट वो सिर्फ एंडोडर्मिस तक ही वैसे जा सकता है। एंडोडर्मिस के बाद आ जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो पुश कर देता है वाटर को वापस सेल में, और उसे नॉर्मल साइकिल पेरिसाइक्लिक में जाने के लिए नॉर्मल साइकिल फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है सिम्प्लास्ट।
अब सिम्प्लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे सिम्प्लास्ट में वाटर नॉर्मल जो है प्लाज्मोडेस्माटा, ये देखिए ये ओपनिंग्स है हर एक सेल के बीच में, एक गेट हम बोल सकते हैं हर एक सेल के बीच में, इसे हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। यदि आपका वाटर नॉर्मल ये रूट फॉलो कर रहा है, वाटर डायरेक्ट इपिडर्मिस के सेल में जा रहा है, इपिडर्मिस के सेल से गेट पास होके प्रॉपर कॉर्टेक्स में जा रहा है, फिर कॉर्टेक्स के गेट मतलब प्लाज्मोडेस्माटा वाला गेट पास करके एंडोडर्मिस में जा रहा है, फिर एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में और फिर जाइलम में, ये नॉर्मल पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे सिम्प्लास्ट। तो एक एपोप्लास्ट हो गया जो जबरदस्ती वाटर घुसता है, ठीक है, इसको कहेंगे हम जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करके जाना, और सिम्प्लास्ट जिसमें वाटर रेगुलर गेट क्रॉसेस करके परमिशन लेके अंदर जाइलम तक जा रहा है। तो इस तरह होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड सराउंडिंग टू जाइलम। इसके आगे वाला जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब जाइलम से वाटर आगे प्लांट के ऊपर वाले पार्ट तक कैसे जाता है, हम वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे askyadoubts04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो। और मेरे इस वीडियो को यहां तक लाइव बने रहने के लिए थैंक यू। कैन नॉट कंट्रोल, shift your energy to what you can create. And if you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and always stay tuned.